गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। लास्ट दो सेशन में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2B। किसी को उसमें कुछ डाउट था, कोई स्लाइड में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज का स्लाइड शुरू करते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं आज का। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B 6 मार्क का है और इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? जोड़ियां मिलाओ, टिप्पणी लिखो, और इस तरह के जो ज्यादा बड़े भी नहीं है और ज्यादा छोटे भी नहीं है। इसके पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2A देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2A में हम लोग ने क्या किया कि वैज्ञानिक कारण देखा था। वैज्ञानिक कारण लिखो में मैंने आपको चैप्टर्स बताए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो बताए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2B में चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक, 6 से 10 चैप्टर। छठा चैप्टर वर्गीकरण, उसके बाद दो सूक्ष्म जीव वाले हैं, और फिर आठवां, नौवां, दसवां। दसवां आपातकाल वाला है, आपदा प्रबंधन। नौवां हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, और आठवां हमने मूल कोशिका और अंगदान ये सब के बारे में पढ़ा है। तो इन चैप्टर्स में से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 लिखने रहेंगे। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे बायो से, एक आएगा पर्यावरण से। मतलब 2 सवाल जीव विज्ञान प्राणियों के ऊपर से सवाल रहेंगे, और एक सवाल आपको रहेगा पर्यावरण के ऊपर या हमारी जो सामाजिक समस्या है उनके ऊपर। अब देखते हैं हम अगले का स्लाइड मैं शेयर करता हूँ आज का चैप्टर नंबर 6 से। ओके, जो आज का हमारा है हम वो शुरू करते हैं स्लाइड्स। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, प्राणियों का यानी सजीवों का वर्गीकरण। इसमें हमने पृष्ठधारी और अपृष्ठधारी पढ़े थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 2 मार्क्स के जो 3 सवाल आएंगे, 2 जीव विज्ञान के सवाल है, आपको 3 सवाल लिखने हैं, 6 मार्क्स रहेगा। और 3 में से 2 आपको प्राणियों के ऊपर सवाल पूछेगा, एक हमारी पर्यावरण की समस्या या सामाजिक समस्या के ऊपर सवाल पूछेगा। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें जो पहला सवाल है आप यहाँ देख सकते हैं कि कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताएं लिखो। तो देखो, नाम ही इनका है कांटेदार त्वचा वाले, यानी कि पूरे शरीर पे कह रहेंगे कांटे। अब ये कांटे ऐसे नहीं जैसे पेड़ के कांटे रहते, ये कांटे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये समुद्र में मिलते हैं। देखो, इनका देह गुहा और इनकी इल्ली होती है, दिख रहा है। और इस तरह के आपको आंसर लिखने, देखो यहाँ पे 7 पॉइंट है, आपको कोई भी 4 आपकी याद रख सकने वाले कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये इस पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की विशेषताएं लिखो। तो ये नॉर्मल सवाल पूछ सकते हैं, इसके अलावा अंतर स्पष्ट करो, वर्गीकरण करो, इस पार्ट से पूछते हैं। तो नेक्स्ट है दूसरा, मैं आपकी देखो यहाँ पे पहेली जैसा सवाल पूछा है। पहेली जैसा सवाल कैसा है? मैं आपकी छोटी आंत में रहता हूँ, मेरे धागे जैसे शरीर आभासी देह हुआ है। तो ये सब ना परजीवी है। तो छोटी आंत में रहने वाले परजीवी कौन कौन से? देखो यहाँ पे लिखा है एस्केरिस, जिसको हम लोग गोल कृमि, और लोआ लोसा जो हमारी आंख में इंफेक्शन हो जाता है, आप लोग बोलते हो आंख आ गई, वो सब इसके अंदर आएंगे। इसके बाद कभी कभी पूछता है कि ये प्राणी का वैज्ञानिक वर्गीकरण कीजिए। आकृति नहीं बनानी है आपको, तो इस तरह से आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने रहेंगे। कौन कौन से वो 5 पॉइंट रहेंगे? आप देखिए, जगत,
संघ, उपसंघ और वर्ग, ये 4 पॉइंट होने ही चाहिए। और सामान्य नाम अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना ये जो 4 है, जगत, संघ, उपसंघ और वर्ग, ये 4 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं जब भी वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछेगा तब। आप अभी नोट कर लीजिए, जगत, संघ, उपसंघ, वर्ग, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे इन्हीं 4 पॉइंट्स के, इसके अलावा आप जो भी लिखोगे वो इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब भी बोलेगा वैज्ञानिक वर्गीकरण करो, तब आपको जगत, संघ, उपसंघ और वर्ग 2 मार्क्स है, 1 पॉइंट लिखने का आधा मार्क्स है, बहुत ही इजी है। एक भी गलत हुआ आधा मार्क्स जा भी सकता है। तो इस तरह से आपको ये 4 पॉइंट, हर कुछ प्राणियों के मैंने तैयार किए हैं, आपको भी वो तैयार करने। यहाँ पे मैंने शार्क का एग्जाम्पल दिया। शार्क का जो जगत है वो प्राणी है, संघ सम पृष्ठ रज्जु है, यानी को रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद उपसंघ यानी शीर्ष पृष्ठ रज्जु। शीर्ष पृष्ठ रज्जु क्या होता है, इनके शरीर के अगले भाग में सर के पास रीढ़ की हड्डियां होती है। और वर्ग क्या है, शार्क एक मछली है, इसलिए वर्ग क्या आया, मत्स्य वर्ग आया। और उसका वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम आप अगर चाहे तो लिखे, नहीं तो लेकिन आपको जगत, संघ, उपसंघ और वर्ग, ये 4 जरूर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे कभी कभी ना आकृति दे देते हैं, और आकृति देने के बाद बोलते हैं कि इसका वर्गीकरण कीजिए। तो आप उस आकृति में कौन है ये पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें अभी आपको जो दिख रहा है वो क्या है, मेंढक। और मेंढक के जैसा ही दिखने वाला एक और प्राणी होता है जिसको बोलते हैं टोड। दोनों में फर्क क्या है, मेंढक जो रहेगा ना, उसके आगे आप जब आंख देखोगे, ठीक है, उसकी आंखें बड़ी होंगी और वो कलरफुल रहेगा, हरा, पीला, नीला। और जो टोड रहता है उसका एक ही कलर होता है, भूरा, चॉकलेटी कलर का, सलेटी मिट्टी के कलर का होता है। और उसके बॉडी पे ना कांटा कांटा जैसा दिखाई देगा। मेंढक एकदम समतल चिकना दिखाई देगा, और टोड जो है वो कांटे जैसा। अब इसमें भी देखो 4 पॉइंट लिखने हैं, जगत, उपजगत, संघ और वर्ग। ये आपको 4 जरूर लिखने हैं, जगत, प्राणी, उपसंघ, संघ। मोस्ट ऑफ जो प्राणी है ना, उनका तीनों का पॉइंट सेम है, जगत, उपजगत, संघ सेम है। लास्ट में बदल जाता है वर्ग। वर्ग में देखो, इसके पहले शार्क बताया, शार्क क्या थी, मत्स्य वर्ग। और यहाँ पे क्या है, उभयचर। उभयचर मतलब कौन, वो प्राणी जो जमीन पे और पानी में दोनों में ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या उनके जिंदा रहने के लिए दोनों ही जरूरी है। ऐसे प्राणियों को क्या बोलेंगे, उभयचर। एक अगला साइड देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है गोल कृमि। गोल कृमि को केचुआ समझ लेते हैं और केचुआ को गोल कृमि। दोनों के बॉडी में अंतर क्या है, आप अगर ध्यान से देखो, दोनों देखने में सेम है, ठीक है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अभी आप यहाँ देखो ध्यान से, तो गोल कृमि के बॉडी पे लाइन लाइन नहीं है, यानी अगर ये उनका शरीर है, तो अगर ये उनका शरीर है तो ऐसा लाइन लाइन नहीं मिलेगा आपको गोल कृमि के शरीर पे, समतल मिलेंगे। और उनके बॉडी में ना एक जगह गांठ भी नहीं पड़ी हुई दिखेगी, उनका बॉडी एक पाइप जैसा सीधा रहता है। लेकिन उसी जगह पे आप अगर ध्यान से देखो कछुए में, तो कछुए के बॉडी पे लाइन मिल रही है। और यहाँ अगर देखो आप ध्यान से, तो देखो उनके बॉडी पे एक जगह गांठ मिलेगा। ये उन दोनों की पहचान है। क्योंकि आपको जो पेपर आएगा ना वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, कलरफुल होता तो आप देख के समझ जाते हैं हाँ ये केचुआ है कि नहीं। तो कलरफुल नहीं आता, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आता है, कार्बन कॉपी फोटो में। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जो एस्केरिस रहेगा, गोल कृमि रहेंगे, उनकी बॉडी एकदम पाइप जैसी समतल रहेगी, उनकी बॉडी पे लाइंस नहीं दिखेगा, और कहीं पे बॉडी में गांठ जैसा उभार नहीं आए। वही केचुआ लिया आपने, तो केचुआ का जो बॉडी है वो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक गांठ दिखाई देगा, और उनके बॉडी पे देखो हर जगह लाइन 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 सब पड़ी है। इसलिए इनको तो शिखंड कृमि बोलते हैं ना। अब आते हैं इनके वर्गीकरण पे। वर्गीकरण कैसा रहेगा, आपको 4 पॉइंट जो मैंने बताया तो वो याद रखने हैं। जगत, संघ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि आपको 3 ही है, जगत, उपजगत और संघ। तो आपको ये याद रखना, जगत प्राणी आया, उपजगत असिम पृष्ठरज्जु, यानी इनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अ मतलब नहीं। और संघ क्या है, गोल कृमि। केचुआ का जो संघ है वो सखंड कृमि है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, केचुआ सखंड कृमि। सखंड यानी इनकी बॉडी टुकड़े 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 है, और गोल कृमि यानी एकदम पाइप जैसा गोल रहेगा, ठीक है।
और जो एस्केरिस आएगा ना कभी भी जोड़ी में आता है। आप यहाँ पे जोड़ी देख सकते हैं, एक नर है एक मादा। मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है। और केचुआ जो है उसका फोटो आपको अकेले मिलेगा। आपको पहचानने के लिए बहुत है। मोस्ट ऑफ बच्चे केचुआ और एस्केरिस में फर्क करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि केचुआ लग रहा है कि एस्केरिस लग रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप जानते रहोगे तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगी। फिर से बता रहा हूँ, गोल कृमि जो रहेगा वो एकदम सीधा पाइप जैसा, ठीक है। उनके बॉडी पे लाइंस नहीं दिखेगी आपको और शरीर पे कहीं गांठ नहीं दिखाई देगी। केचुआ जो उनकी बॉडी पे लाइंस दिखेगा और एक जगह आपको उभरा उभार दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस तरह से आप फर्क पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इसी पार्ट से, छठे पार्ट से ही जो पूछता है कि जेलीफिश के बारे में वर्णन करो और वर्गीकरण भी करो। तो देखो जेलीफिश का वर्गीकरण क्या होगा, जगत प्राणी, उपजगत, असममित। देखो बेलेनोग्लासस, उसके बाद जो भी प्राणी आपने अपनी आंख से देखे हैं, नॉर्मली रोज देखते हो, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, पक्षी, मछली, ये सब समपृष्ठ रज्जु में आते हैं। ऐसे प्राणी जो आपने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम देखे या सुने हैं सिर्फ, या विज्ञान की बुक में देखे हैं, वो सब असमपृष्ठ रज्जु प्राणी होंगे। एकदम सिंपल सा, जो आप रोज देखते हैं वो सब समपृष्ठ रज्जु, और जो आप कभी कभी देखते या सिर्फ किताब में देखा है उसको बोलते हैं असमपृष्ठ रज्जु। ये याद याद ध्यान रखिए तो आपको कंफ्यूजन कम रहे। अब जेलीफिश जो है ना उसका जो संघ है वो निडारिया संघ है। जेलीफिश समुद्र में रहता है। आपने बहुत सारी मूवीज में या डिस्कवरी के वीडियोस में जेलीफिश देखा होगा। तो उसको आपको जो लगता है, लेकिन कभी कभी इसमें सवाल आता है कि जेलीफिश के डंक से, यानी जेलीफिश के जो डंक है वो आपको लगेंगे तो शरीर में जलन उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें जहर जैसा होता है। वो हमको मार तो नहीं सकता जान से, लेकिन शरीर में त्वचा के नीचे जलन पैदा करता है। तो इस तरह जेलीफिश का विष यहाँ पे लिखा है, देखो लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। इनके मुख के आसपास दंड पेशीयुक्त स्पर्शिकाएं होती हैं, और इनका उपयोग ये क्या करते हैं, किसी को शिकार करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान के संपर्क में आता है तो हमको भी वो जहर हमारे शरीर में आते हैं। देखा यहाँ पे विष लिखा है, विष यानी जहर। और ये जो जहर है हमारे शरीर में आएगा तो हमारे स्किन के नीचे बहुत तेज जलन पैदा होती है, दर्द होता है और जलन कभी कभी होता है। जेलीफिश के नजदीक नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो इसका आंसर ये है कि उसकी स्पर्शिकाओं में विष होता है, जिससे हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होती है। जिससे बचने के लिए हमको जेलीफिश को टच नहीं करना चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गोल कृमि। मैंने आपको अभी बताया जो एस्केरिस, गोल कृमि। ये देखो परपोषी होते हैं। ये हमारे शरीर में अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर परपोषी। ये हमारा जो भोजन के से हमारे खून में जो ग्लूकोज बनेगा, ये उसको खा के जिंदा रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और ये भी हमने नहीं देखा, इसलिए ये भी देखो असमपृष्ठ रज्जु प्राणी है, जो गोल कृमि के बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में ये जो आकृति है ना, कभी कभी 2 मार्क्स में दे देता है, कभी कभी 4 मार्क्स में दे देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी किताब में ये आकृति मिलेगी। तो सब कभी क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ये आकृति दे देगा आपको और बोलेगा इसके बारे में समझाइए या टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये आकृति समझने की जरूरत है। इसका देखो नाम क्या लिखा है, भूमि भरण। भूमि भरण यानी भूमि, भूमि यानी जमीन को भरना। अब ये जमीन को कैसे भरते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो भी प्राकृतिक पदार्थ है जो सड़ते हैं, जैसे फलों के छिलके, खाना और तेल, पत्तियां, मानव मलमूत्र, गोबर, मांस, अंडे, मछलियां, इस तरह के जो भी कचरे हैं जो हमारे किचन से निकलते हैं या पेड़ों से मिलते हैं, खेतों से मिलते हैं, उसको लेंगे और उसको बहुत ही तेज दाब पे दबा देंगे। जिस तरह के आप कपड़ा धोने के बाद उसको निचोड़ देते हो तो दाब लगा के उसके अंदर का पानी निकाल देते हो, या गन्ने का रस कैसे निकलता है, देखो 2 मशीन के बीच में वो गन्ने को पीस देते, तो उसके अंदर का सारा पानी जूस बाहर आ जाता है, और जो बचता है वो गन्ने की खोई होती है, उससे पेपर बनाते हैं। तो वही वाला चीज लेंगे और उसको इतना अधिक दाब पे दबाएंगे कि उसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। अब वो जो बचा वो पूरा ठोस है, और वो ठोस क्या करते हैं, उसको महीन टुकड़ों में करके जमीन के नीचे गड्ढे में डाल देते हैं।
वो गड्ढे में डालने के बाद उसके ऊपर पानी का फवारा मार के लकड़ी का या मिट्टी, महीन मिट्टी का एक परत बिछाते, फिर पानी डाल के फिर ऐसी एक परत बिछाते, इस तरह एक के ऊपर एक परत डाल के अंत में जो गड्ढा होता है एकदम ऊपर मिट्टी भर के उसको बंद कर। 1 से 1.5 महीने बाद ये जो गड्ढा है उसके अंदर पूरी तरह उपजाऊ खाद बन जाती है। अब अगर ये खाद आप चाहो तो वहीं पे रहने दो, या उसको खोद के निकाल के कहीं और खेतों में यूज कर सकते हो, या उसी गड्ढे में हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ भी बहुत अच्छा खाद पाएगा और अच्छे से बढ़ेगा। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो कचरा था उसका निपटारा हो गया, जगह खाली हो गई। दूसरा फायदा क्या है कि हमको उपजाऊ खाद मिल रही है और जमीन बंजर नहीं हो रही है। तो यहाँ आप आकृति में देखिए कि गड्ढा है, इस गड्ढे में क्या किया है, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ताकि जो गैसेस बने वो ऊपर निकल जाए, और अंदर देखो कचरा और मिट्टी की परत है, ऊपर से उसको बंद कर दिया है। यहाँ पे देखो बंद कर दिया है। ये बंद करने के बाद इसमें बच जाता है। और देखो अशुद्ध द्रव जो इसको पीसने के बाद, दाब लगाने के बाद जो द्रव निकला उसको बाहर निकाल लिया है। आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कचरे का एक ट्रक आता है ग्रीन कलर का, वो भी इसी तरह कचरे को पूरा दबा दबा के लेके जाता है। वो भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है, जो दबा हुआ कचरा होता है वो खाद बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो भूमि भरण है यानी जमीन को भरना है, वो कचरा डायरेक्ट खाद नहीं बनेगा, जमीन के अंदर डालेंगे, जमीन के अंदर खोद के उसको डाल के गड्ढा भर देंगे और वो खाद हो जाएगा और खड्डा भी पट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने मन से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो उसी का आंसर है कि इस पद्धति में किस प्रकार के कचरे का उपयोग करते हैं। तो जैसा ही कि मैंने आपको बताया, जो कचरा हमारे किचन से, हमारे खेतों से और हमारे वन जंगलों से मिलता है, और मानव मलमूत्र गोबर, ये इस प्रकार के कचरे का उपयोग इस पद्धति में किया जाता है, जिसको बोलते हैं विघटनशील कचरा। विघटनशील कचरा मतलब ऐसा कचरा जो सड़ के खत्म हो जाएगा। अगर आप लेंगे एक पत्ती और आप लेंगे एक प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहेगा पर्यावरण में सालों साल। पत्ती है 2-4 दिन में सड़ के खत्म हो जाएगी, उसमें सूक्ष्मजीव उसको खत्म कर देंगे। तो किस प्रकार का कचरा उपयोग में लाया जाता है? विघटनशील। उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, ऐसी पद्धतियों द्वारा किस प्रकार के उपयोगी पदार्थ, मतलब हमको ये करके मिलता क्या है, फायदा क्या है? तो आप देखो मीथेन गैस मिलती है, जिसको आप लोग बायोगैस पढ़े हो पहले। मीथेन गैस मिलती है, खाद मिलता है, और गड्ढा भी भर जाता है। अब यहाँ देखो मार्च 19 में पूछा है, बस इतने सवाल पूछा था कि आकृति दे दिया और बोला कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो उसका आंसर है आधुनिक भूमि भरण स्थल। इस तरह से आपको लिखना, देखो मार्च में 2 मार्क के लिए पूछा है। कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? तो उसका नाम है आधुनिक भूमि भरण स्थल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। और बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझा है उसी शब्दों को बस आपको पॉइंट में रखना है, और इसका नाम सही से याद रखना है। नाम है आधुनिक भूमि भरण स्थल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो बोला है कि बायोगैस में क्या क्या डालते हैं, क्या सड़ाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मलमूत्र खेत और जंगल से और हमारे घर के किचन से जो भी कचरा मिलेगा उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है कि बायोगैस में मेनली होता कौन है? सबसे जरूरी चीज इसमें होती है मीथेन गैस, और दूसरा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत ही कम होती है, सबसे ज्यादा कौन होती है? मीथेन। तो अगर आप सिर्फ मीथेन लिखते हो तो भी चलेगा। तो इसके बाद है कौन से जीवाणु हैं? ने जीवाणु जो, हेलो, एक सेकेंड, आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही, आ रही है ना कंटिन्यू सर? कीजिए। हाँ वो हाँ, म्यूटेड आ कंटिन्यू रहा था कीजिए। ना सर, सॉरी सर, मुझे लगा म्यूट हो गया।
कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, बस ओपन नहीं हो रहा है। एक सेकेंड सर। ये बायोगैस में किण्व जो होते, किण्व ये जीवाणु उन सारी अपघटन वाले पदार्थों को, मलमूत्र, गोबर, पत्तियां, हमारे किचन से निकलने वाले फलों सब्जियों के डंठल, बासी खाना, ये सबको सड़ा के मीथेन गैस बनाते हैं। इनको मिथेनोजेनिक जीवाणु भी बोलते हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इनका नाम है मिथेनोजेनिक जीवाणु या किण्व भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाई पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिश्रित करने का क्या लाभ है। सबसे पहले इथेनॉल आपको समझना पड़ेगा कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल मतलब दारू नहीं होता, अल्कोहल एक ग्रुप है, उसमें एक अल्कोहल हम पी सकते हैं, वो दारू होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे अल्कोहल होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे बहुत सारे इथेनॉल के भाई बहन है। तो ये जो इथेनॉल है ये भी मिलता कैसे है, कोई भी अनाज लेंगे, उसको सड़ा के उसमें किण्व डालते हैं, 4 से 5 महीने में वो जो किण्व है बिना ऑक्सीजन की मदद के इथेनॉल बना के देता है। अब इथेनॉल क्या होता है, बहुत ही अच्छा ईंधन है। जैसे कि गाड़ी में आप लोग पेट्रोल डीजल ये सुने हो, लेकिन अगर उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, कि पेट्रोल डीजल जब जलेगा उससे धुआं बनता है, और धुआं बनेगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा, जबकि इथेनॉल जो है वो सब्जियों, मलमूत्र, गोबर ये सब से बन रहा है, सूखी पत्तियों से बन रहा है। तो इथेनॉल कभी खत्म नहीं होगा, जब तक जंगल है तब तक ये बचा रहेगा। पेट्रोल डीजल आज से 40-50 साल बाद पूरे के पूरे जमीन में से निकाल के खत्म हो जाएंगे। तो इथेनॉल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, सबसे पहले तो उनको पेट्रोल डीजल के साथ मिलाएंगे, तो पेट्रोल डीजल थोड़ा बच जाएगा और आगे समय के लिए काम आएगा। दूसरा, प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इथेनॉल जब जलता है तो धुआं नहीं बनता। इस तरह पेट्रोल डीजल का दाम भी थोड़ा कम हो जाएगा, इथेनॉल का उपयोग बढ़ जाएगा और ये खत्म होने से भी बच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दहन से जिस प्रकार के प्रदूषण कण निर्मित होते हैं और इससे इथेनॉल से निर्मित नहीं होते। पेट्रोल डीजल महंगा है, इथेनॉल मिलाएंगे तो ज्वलन भी अच्छा होता है। अब देखो, इथेनॉल बहुत ज्यादा नहीं मिलाते, जैसे 1 लीटर पेट्रोल लिया तो उसमें 200 से 300 ml इथेनॉल डाल दिया, तो देखो 1 लीटर के दाम में आपको 1300 ml या 1.5 लीटर मिल गया, इस तरह से। और इथेनॉल से फायदा क्या है, धुआं यानी प्रदूषण कम होता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिश्रित क्यों करते हैं या क्यों मिलाया जाता है। तो इसका फायदा 3 है, आप पॉइंट में लिख सकते। पहला, पेट्रोल डीजल जीवाश्म ईंधन है, इनसे प्रदूषण होता है। दूसरा, ये इनकी मात्रा सीमित है, यानी एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। अब लिखेंगे इथेनॉल का फायदा। इथेनॉल जलने पे धुआं उत्पन्न नहीं करता है, यह प्रदूषण को कम करता है, और इसको मिलाने से ज्वलन अच्छा होता है, और पेट्रोल डीजल का दाम और उनका जो मात्रा है उसको भी हम बचाए रखने में मदद कर सकते हैं, इसलिए हमको इथेनॉल मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है जो 7वां पार्ट है कोशिका विज्ञान वाला, उसमें कि मूल कोशिका क्या है। मूल कोशिका मतलब देखो, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है मूल कोशिका, मूल कोशिका का ही नाम है क्या, कायिक कोशिका, ठीक है। और एक कोशिका होती है जनन कोशिका। जब कोई सजीव अपनी जैसा नया सजीव निर्मित करता है, तो जो कोशिकाएं ये कार्य करती है, नया सजीव बनाती है माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, उस समय जो कोशिकाएं होंगी उनको कहते हैं जनन कोशिका। आपने अर्धसूत्री समसूत्री पढ़ा है, वहां पे जनन कोशिकाएं कार्य करती। इसके अलावा आपको चोट लग गई, हाथ में स्किन निकल गया, घाव लग गया, आप देखते हो कि धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। तो ये कौन करता है, ये हमारे शरीर की कोशिका यानी कायिक कोशिका करती है। और हमारा जो पूरा शरीर बना है वो मूल कोशिका के, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं शुरुआत के 15 से 20 दिन में,
एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिससे पूरा शरीर बनता है, हमारे अंग बनते हैं, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, हड्डियां, यकृत, किडनी, हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, सब उन्हीं कोशिकाओं से बनता है। उसे ही बोलते हैं मूल कोशिका। ये मूल कोशिका खुद को पुनरावृत्ति यानी खुद को बार बार रिपीट करती है, जैसे आप जेरोक्स करते हो ना, पुनरावृत्ति मतलब अपने जैसे बहुत सारी कोशिकाओं को पैदा करती हैं और ये कोशिकाएं मिलके अंग बनाती हैं, हृदय, यकृत, मस्तिष्क, इस प्रकार। तो मूल कोशिका अविभेदित तथा प्राथमिक स्वरूप की कोशिका है। अविभेदित मतलब इनके जैसा दूसरा नहीं है कोई, ये अपनी तरह की अकेली है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और प्राथमिक यानी सबसे पहली कोशिका यही है, हमारे शरीर की सबसे पहली कोशिका कौन है? मूल कोशिका। तो इसका ये परिभाषा है। फिर एक पूछता है जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो देखो भाई, जैव प्रौद्योगिकी इंसानों द्वारा किया हुआ कार्य है और इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखो, मानवीय लाभ हमारे फायदे के लिए, ठीक है, हमारे फायदे के लिए जो भी काम होगा इसको हम बोलेंगे सजीवों में कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम मतलब क्या? लैब में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जो भी कुछ चेंजेस आएंगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। यानी विज्ञान मनुष्य के अपने दिमाग की वजह से किसी जानवर में, किसी पेड़ में, किसी फसल में, किसी के अंदर कुछ चेंज कर दे जिससे उसको फायदा हो, इसको ही बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। एक और सवाल पूछता है इसी पार्ट से, गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस मतलब राइस ही है, चावल ही है, लेकिन उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। देखो, विटामिन ए आपने सुना होगा फलों के अंदर होता है, गाजर खाने से आता है, अनार खाओ तो विटामिन ए मिलेगा। तो यहाँ पे चावल है, उसके अंदर मनुष्य ने प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके ऐसा एक चावल विकसित किया जिसके अंदर विटामिन ए है। ऐसे चावल को उन्होंने नाम दिया गोल्डन राइस। यानी अगर आप गाजर नहीं खा रहे हो, गोल्डन राइस खा रहे हो, तो आपको ये विटामिन ए मिल रहा है। तो गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी में विकसित की गई धान की एक प्रजाति है। इस प्रजाति में आपको जीवन सत्व ए, आप देखिए यहाँ पे जीवन सत्व ए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कितना गुना ज्यादा है? 23 गुना ज्यादा है। कोई भी चावल से 23 गुना ज्यादा विटामिन ए इसके अंदर है, इसके लिए इसको गोल्डन राइस नाम दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है। जैव, इसका दो सवाल पूछता है कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, कहाँ फायदा होता है। तो आप सीधे लिख, जैव प्रौद्योगिकी फसल में उपयोग होती है, संकरित बीज बनाने में होता है, खाद बनाने में होता है, और जनुकीय सुधार करने में होता है, नया सजीव नया फसल बनाने में होता है। और कभी कभी आपको दे देता है इस तरह की आकृति, खाली ऊपर लिखा है जैव प्रौद्योगिकी और बाकी सारे बॉक्स खाली रख देगा। तो जैव प्रौद्योगिकी देखो दो जगह काम आ रही है, संकरित बीज बनाने में। और संकरित बीज मतलब ऐसे बीज जो पहले धरती पे थे ही नहीं, इसको इंसानों ने प्रयोगशाला में अपने पसंद के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है, उसको बोलते हैं संकरित बीज। इंग्लिश में उसको होता है बीटी सीड, बायोटेक्नोलॉजी सीड बोलते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं संकरित बीज। संकरित बीज के अलावा संकरित फल आते हैं, संकरित मनुष्य जानवर आते हैं। ठीक है, जैसे आपने जर्सी गाय सुनी होगी, इंडिया में लाल और भूरी कलर की गाय होती है, और न्यूजीलैंड में ब्लैक और व्हाइट गाय होती है। इन दोनों के संकर से, इन दोनों के मिलाप से जो नया गाय बना उसको बोलते हैं जर्सी गाय। आपको देखा होगा अपने गाँव में या कहीं पे भी जर्सी गाय, ये भी इस तरह का संकरित सजीव है। तो फसल जैव प्रौद्योगिकी का सिर्फ फसल से रिलेटेड रहेगा। अगर जैव प्रौद्योगिकी आ गया उसकी जगह पे, अगर जैव प्रौद्योगिकी आ गया तो फसल, बीज, फल और सजीव, ये सबका आंसर आएगा। इस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के फायदे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉक्स में दिया है जैव प्रौद्योगिकी के क्या फायदे हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं कि कृषि, खेती में बहुत फायदा है, खेती में फसल जो भी मिला वो बढ़ गया। उसके बाद पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, किसकी वजह से? जैव प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद क्या बोला है?
कि भाई जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी दवाइयां बनाने के लिए, ऐसे टीके बनाने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी काम आता है। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना का टीका बन रहा है लैब में, तो ये टीका बनाने के लिए क्या काम आ रहा है? जैव प्रौद्योगिकी काम आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखो खाद्य टीका, उसके बाद है जनुकी, किसी के जीन्स में डीएनए में गड़बड़ हो गई है, ठीक है, जीन्स मतलब पहनने वाला जीन्स नहीं, डीएनए के एक खंड को जीन्स कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की कोशिका के अंदर होता है, जिससे हम पूरा शरीर बना हुआ है। तो डीएनए का मदद करने के लिए आपने 9th में डाउन सिंड्रोम, क्लिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये सब देखे, तो वो जनुकीय बीमारी है, उनको ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो मृतदेह है, जो डेड बॉडीज है, या किसी का कोई अंग मिला है, नाखून या बाल का अंग टुकड़ा मिला है, उससे पता करने के लिए किसकी बॉडी थी, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जो आपने क्राइम पेट्रोल में या इस तरह के सीरियल में, सीआईडी में देखा होगा, डीएनए से पता लगाते हैं ये किसका बच्चा है या किसकी ये लाश है। ये सब करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी। बहुत ही अच्छा है, आपको इस तरह दे देगा और बाकी सब खाली बॉक्स देगा। कोई जरूर नहीं आप लाइन से लिखो, आप कुछ को भी कहीं भी लिख सकते हो, बस सारे बॉक्स में सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है कि मूल कोशिका का क्या क्या फायदा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मूल कोशिका के क्या क्या उपयोग है। तो मूल कोशिका से क्या होता है? नई कोशिका बन सकती है। नई कोशिका से क्या हो सकता है? नया अंग बन सकता है। नया अंग बनने के बाद उसको ठीक किया जाए, उसकी बीमारी को ठीक किया जाए। ऐसा तो अभ्यास चल रहा है कई देशों में कि जो अंग चाहे, इवन दिमाग, मस्तिष्क भी हम इस मूल कोशिका से बना ले, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बाद आप नीचे जो आकृति देख रहे हैं वो है खाद्य टीके का। यही आकृति देगा, बोले ये क्या बता रहे बताओ। तो आपको क्या लिखना है? ये खाद्य टीका है, और ये खाद्य टीका अभी तक सिर्फ आलू में मिला है। जैसे टीका आपने देखा होगा, पोलियो का मुंह से पिलाते हैं, कुछ टीका का इंजेक्शन लगाते हैं, ये वाला आलू प्रयोगशाला में बनाया गया है। इस आलू को खाने से कॉलेरा, हैजा, आपने सुना होगा, उल्टी दस्त होता है, ऐसी बीमारी नहीं होगी, और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसको दवाई खिला रहे। तो ये खाद्य टीका है इस तरह से। और ये भी किससे बनता है? ये बनता है जैव प्रौद्योगिकी से, यानी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। उसके बाद ये फसल को बो देते हैं। उसके बाद आता है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, और टीका क्या है। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टीका क्या होता है। किसी बीमारी जब होती है तो वो किसी न किसी सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमारे शरीर में हमला करते हैं। हमारा शरीर, जैसे कि किसी देश पे कोई हमला करेगा तो उस देश के सैनिक उन लोग को लड़ाई करके मार के भगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो लड़ाई करते हैं उसको बोलते हैं श्वेत रक्त कण। तो जब रोग जंतु शरीर पे हमला करते हैं तो श्वेत रक्त कण उनको लड़ के मार के भगा देते हैं शरीर से, ताकि शरीर बीमार ना पड़े। तो उन श्वेत रक्त कण को बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसको आपने अभी आजकल कोरोना में बहुत सुना है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो अगर टीका है तो ये रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसको तो इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी, को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं टीका। ऐसा कोई भी पदार्थ जो टीका होता है। इसके बाद आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब किसी के जैसा एकदम पूरा का पूरा सजीव बिना माता पिता की मदद से अगर बना दिया जाए। जैसे आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, डॉली, डॉली भेड़ है, ठीक है, डॉली भेड़ जो थी वो बिना माता पिता की मदद से, बिना माता पिता के संयोग से बनी है। तो ये डॉली भेड़ कैसे बनी? प्रयोगशाला में पूरी की पूरी भेड़ बनाई, वो भेड़ ने अपने बच्चे भी पैदा किए और करीब 8-10 साल जिंदा भी थी, और 2006 में उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार के जो सजीव बनेंगे प्रयोगशाला में बिना माता पिता की सहायता से, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। नेक्स्ट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति की उंगली, नाखून, या जैसे आपने हाथों में उंगलियों के निशान होते हैं, वैसे सबका डीएनए भी अलग होता है। तो उस डीएनए की मदद से किसी को पहचानने को भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। फिर मैंने आपको हरित क्रांति इसके पहले बताया था। हरित क्रांति में इंडिया में एक ही आदमी, एमएस स्वामीनाथन, उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका का था, उसने स्वामीनाथन की मदद की थी। तो हरित क्रांति, एमएस स्वामीनाथन। इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ था? फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक टाइम था हमको खाने को नहीं मिल रहा था, आज ये समय कि हम
उसको विदेशों को बेचते हैं, खाने के सामान, गेहूं चावल इस तरह के सामान, इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। फिर श्वेत क्रांति में आपने अमूल दूध सुना होगा, वर्गीज कुरियन ये नाम है, इन्होंने ये शुरू किया था और बहुत ज्यादा दूध और दूध से बने पदार्थ, पनीर, छाछ, खोया, ये सब बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ गया, इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। फिर आता है कि औषधि, भाई औषधि क्यों जरूरी है? तो आप जैसे आपके घर में दो औषधि हमेशा आप हमेशा हर खाने में डालते हो, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, ये भी औषधि है। फिर आपने तुलसी सुना होगा, एलोवेरा सुना होगा। इस प्रकार औषधि से ही, भारत में औषधि का विज्ञान बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जंगल काफी अच्छे घने थे और यहाँ पे दुनिया की सारी औषधियां यहीं पाई जाती थी। तो एलोपैथी दवाई को क्या होता है, साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जो हम लोग पेड़ से औषधियां मिलती हैं उनसे हमारे शरीर पे बुरा असर नहीं होता है। तो औषधि और वनस्पतियां उगाने का फायदा क्या है कि हमको दवाई मिलेगी बिना साइड इफेक्ट परेशानी वाली, प्लस ऐसी फसलों को उगाने पे पैसे अधिक मिलते हैं, ये उनका फायदा है। फिर टीकाकरण मैंने आपको बताया, टीका क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इसके बाद एक सवाल आता है कि योगर्ट, योगर्ट क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि इसमें एक नाम आपको लिखना, आप आंसर लिखो कुछ भी लिखो। दूध में गुनगुना करके स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये जीवाणु रहेगा, या लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी, तो ही वो योगर्ट बनेगा। योगर्ट मतलब दही बिना पानी के, ऐसा आप समझ सकते हो। आपने श्रीखंड सुना होगा, उसी को योगर्ट बोलते हैं। वैसा ही गाढ़ा सा मिलेगा आपको, श्रीखंड में बस शक्कर डाल दिया जाता है। तो कैसे बनता है, दूध में गुनगुना दूध, मतलब बहुत ज्यादा गर्म दूध में नहीं, हल्का गर्म दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी डालेंगे, तब योगर्ट मिलेगा। फिर आपको ऐसा कुछ आकृतियां दिखाई देगी, बोलिए आप इसके बारे में क्या कहते हो, कि जैसे कि ये सही है कि गलत है। कभी कभी बोलते हैं क्या ये उचित है या अनुचित, तो आप लिखोगे यह अनुचित है, खाने के टाइम पे सिर्फ खाना खाना है। और अब कारण के साथ उत्तर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कारण है, ठीक है, कारण। तो कारण मतलब क्या है कि खाने के टाइम पे हमारा पूरा ध्यान खाने पे रहना चाहिए, जिससे कि हमारे भोजन के पाचन में हमारे शरीर को मदद मिले और अच्छी मात्रा में लार बने। इसीलिए खाने के वक्त ना तो टीवी ना तो मोबाइल देखना चाहिए, सिर्फ खाने पे ध्यान रखना चाहिए और अच्छी तरह चबा के कूच कूच के खाना चाहिए। फिर शराब और सिगरेट के क्या नुकसान है, ये सब आप लोग जानते ही हो। इस तरह की आकृति देखिए, फिर बोला है कि ये आकृति दिया है और बोलेगा कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखो, महिला भिखारी को भगा रही है, डांट रही है, उसको गालियां दे रही है। तो हमको क्या करना चाहिए, गोर गरीबों की अपने हैसियत के हिसाब से अपने मदद करनी चाहिए, हम जितना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अपना घर बेच के मदद करनी है, आप जितना कर सकते हो करना है, एटलीस्ट उसको बेइज्जत करके नहीं भगाना है। इस तरह से क्या है, जो हम करेंगे तो हमारे घर के छोटे बच्चे वो भी देखते हैं, फिर वो भी इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। इस तरह से आपको अपने मन से आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइबर अपराध। साइबर अपराध मतलब क्या, इंटरनेट पे जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एटीएम कार्ड से पैसे सर उड़ा लेना। हाँ सर। 4 मिनट बाकी है सर। हाँ हाँ सर, बस लास्ट 2-3 स्लाइड बाकी है। एटीएम ओके कार्ड सर। से पिन नंबर लेके पैसे निकाल लेना और इस तरह के, या किसी का कोई वीडियो वायरल कर देना, किसी को गंदे गंदे फोटो भेजना, ये सब घटनाओं को साइबर समस्या बोलते हैं। और साइबर समस्या में क्या होता है, किसी का मोबाइल हैक करके उसकी जानकारी पूरे दुनिया में बेच देना, इस तरह की समस्याओं को हमको रोकना है। फिर जो सवाल आते हैं कि भाई पड़ोस का लड़का तंबाकू खा रहा है, तुम्हारी बहन बातें करती है, आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको मन से लिखने हैं, लेकिन आपके आंसर देने चाहिए। फिर है, आपका मित्र हमेशा सेल्फी खींचते रहता है, हर जगह कहीं भी कुछ कुछ खाना आया, समोसा भी खरीदा तो कैसे 8-10 फोटो खींचने लगा, कहीं भी छत पे चढ़ गया, टेरिस पे चढ़ गया, बिल्डिंग पे चढ़ गया। उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई बहुत पढ़ाई को लेकर टेंशन में है, आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के सवाल आपको पूछते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2B का था। अब इस स्लाइड या इन आज के जो हमने डिस्कशन किया, इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कोई सवाल पूछना है या कुछ डिस्कशन या कुछ शेयर करना है। अंकित दुबे पूछो बेटा, माइक चालू करो। हेलो सर। हाँ अंकित बोलो। सर क्विनोन मतलब क्या होता है?
किण्वन मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, दही। जब आप दूध में, हल्के कुनकुने दूध में यीस्ट नाम का बैक्टीरिया आएगा और उस दूध में बिना ऑक्सीजन की मदद से जब वो अपना खाना बनाने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में हमको दही मिल जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। जब आपने इडली डोसा का मसाला पूरा पीसा, दाल और चावल पीस के रख दिया, तो उसमें वातावरण से ईस्ट आता है और हम उसको ढक के रखते हैं। ढक के रखने का मतलब है ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं किण्व, वो उसमें अपना खाना बनाते हैं और बदले में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं किण्वन। और इस किण्वन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस उस खाने में फंसी रहती है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो गैस उड़ जाती है। इसकी वजह से इडली डोसा केक ढोकला ये सब फूल जाता है। पाव भी ऐसे ही बनता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और कोई बच्चे पूछो क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है बेटा, हाथ उठाओ।